गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज़ राहुल। आई वेलकम यू ऑल इन योर टीचिंग वॉरियर फैमिली। 7 AM पर देते हैं हम लोग आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस है, बट 2 दिन से हम इसमें पेडागोजी भी इंक्लूड कर दिए हैं, जिसके कि क्वेश्चन आखिरी में बताए जाते हैं, जिसका हेल्प MP टेट वर्ग 3 और C टेट और रीट वालों को मिलेगा। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई स्टूडेंट है जैसे ग्रामर पेडागोजी कुछ भी पढ़नी है हिंदी से रिलेटेड, तो आप इस चैनल से ना इम्प्रूव कर सकते हो। 165 प्लस वीडियोज़ हो चुके हैं समथिंग, तो आप लोग देखो, इम्प्रूव करो हिंदी को। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है प फ, पा फ और आगे क्या आएगा। देखो प फ ब भ म। अब ये भा और ब मत कर देना, सीक्वेंस क्या होता है ब भ म। ठीक है, इस चीज़ सीक्वेंस को याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये जो पा और फा होता है ना, या ये समझ लो पा वर्ग। पा वर्ग किससे बोला जाता है, होठ से बोला जाता है। किससे, ओष्ठ, ओष्ठ से बोला जाता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखें, होठों से का यूज होता है पा बोलने में। ठीक है, और एक चीज़ और बता दूं, उ का भी यूज हम कहाँ करते हैं, होठों से बोलने में करते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और बता दूं, ये जो पा वर्ग है ना, सबसे अंतिम वर्ग है। कौन सा वर्ग है, अंतिम। ठीक, इतना याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें से कौन सा स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रयोग होता है। तो प्रोफेसर और सचिव दोनों के लिए यूज होता है। जितने भी आपके प्रोफेशन है, जैसे टीचर हुआ, तो टीचर दोनों के लिए होता है, और डॉक्टर हुआ दोनों के लिए होता है। ठीक है, इस तरीके से याद रखना। नेक्स्ट, मोटापा और बुढ़ापा दोनों में कौन सा प्रत्यय है। मोटा प्लस पा मोटापा। देखो मोटा प्लस पा मोटापा, बूढ़ा प्लस पा बुढ़ापा, तो कौन सा है इसमें, पा प्रत्यय है। अब बताना ये चाहूँगा, प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं आपके, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। का से कृत, का से क्रिया, जो क्रिया में लगते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। और या ये आ जाता है कि धातु में लगते हैं। अब कहोगे सर आपने तो बताया क्रिया में लगते हैं, तो धातु क्या होगी। तो जो क्रिया होती है ना, जैसे मैंने कहा चलना, ये क्रिया है, और चलना में जो चल है ना, ये क्या है, ये धातु है। तो क्रिया के मूल रूप को, चल क्या है, मूल रूप, इसको कहते हैं धातु। तद्धित प्रत्यय संज्ञा या सर्वनाम में लगते हैं। ठीक है, ये 5 प्रकार के होते हैं, ये 8 प्रकार के होते हैं, इनकी संख्या टोटल 28 है। इतना याद रख लो, कोई आपका एक नंबर नहीं चुरा सकता एग्जाम में। हिंदी वर्ण में स्वर अक्षर को चुनिए, इसमें से स्वर बताना है, स्वर कौन सा है। तो इसमें से ए स्वर है। क्या है, ए स्वर है। ए आई, ये दोनों क्या होते हैं, स्वर। स्वरों की संख्या कितनी है हिंदी में, 11। अगर पूछ ले कुल स्वर कितने हिंदी में, लिख के आएगा कुल स्वर की संख्या कितनी, तो आप 13 लगाएंगे। ठीक है, तो ए आई, इसको कहाँ से बोला जाता है, ये कंठ तालव्य से बोला जाता है। कहाँ से बोला जाता है, कंठ तालव्य। ठीक है, कंठ तालव्य, इस चीज़ को याद रखें। और कंठोष्ठ से क्या बोला जाता है, ओ औ, क्या कहाँ से बोला जाता है, ये ओ औ, ये कंठोष्ठ से बोला जाता है। ठीक है, और ये वाला शा कहाँ से बोला जाता है, ये बोला जाता है दंत से, ल और सा। ठीक है, इतना याद रख लेंगे। ये पूछे जाते हैं उच्चारण स्थान क्या है। मनुष्य, गाय, नदी आदि, इसमें कौन सी संज्ञा का बोध होता है, ये है जातिवाचक। ये पूरी जाति बता रहे हैं। मनुष्य मतलब पूरी मनुष्य जाति। ठीक है, संज्ञा आपकी उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार की है, और अर्थ के आधार पर 5 प्रकार की है। ठीक है, जो मेन संज्ञा होती हैं वो 3 होती हैं, वो यही लिख रही हैं 3, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। और भाववाचक में फिर 2 आ जाती हैं, द्रव्यवाचक और समुदायवाचक। ठीक है, इतना याद रख लेंगे। अब बहुत सारे लोग कहते हैं सर हमें समझ में नहीं आती संज्ञा क्या होती। अपनी जिस भी चीज़ को नाम दे सकते हो, जिस चीज़ को नाम दे सकते हो, कोई भी नाम दे दो, नाम दे सकते हो, वही संज्ञा है। और जब संज्ञा न हो, मतलब जब संज्ञा न हो, या ये समझ लो जो शब्द संज्ञा की जगह यूज हो जाए, वो सर्वनाम हो जाएंगे। जैसे मैंने कहा राम जाता है, राम खेलता है, राम दौड़ता है, तो बार बार राम नहीं यूज करूँगा, पहले कहूँगा राम खेलता है, वह दौड़ता है, वह जाता है, वह लग रहा हूँ ना संज्ञा की जगह, तो वो फिर वो सर्वनाम बन जाता है। इस तरीके से आप थोड़ा समझेंगे, रियल लाइफ से रिलेट करो चीज़ों को। एक प्रत्यय किन शब्दों में लगाए, धर्म प्लस एक, धार्मिक। समाज प्लस एक, ये चीज़ याद रखो, समाज होता है, जब एक लगा देते हैं ना तो फिर वो सामाजिक बन जाता है। नीति प्लस एक, नैतिक। तो इन सब में लगा हुआ है कौन सा, आपका एक प्रत्यय। और प्रत्यय कहाँ लगते हैं, आपके पीछे या शब्द के अंत में। क्या होते हैं, ये शब्दांश होते हैं।
जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं ना खूब शेयर करते हैं वीडियो को, मैं बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ। मगर जितने भी न्यू स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं ना, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, पहले तो कुछ दिन कंटिन्यू देखो, तब पता पड़ेगा कि हिंदी कैसे इंप्रूव करनी है, ठीक है। दूसरी बात ये कि आप सबके ना कम से कम 2 दोस्त तो होंगे, तो आप लोग एटलीस्ट 2 दोस्तों को, या जितने भी आपके स्टडी ग्रुप्स हैं, केवल स्टडी ग्रुप्स, उनमें इस वीडियो को शेयर कर दोगे ना, तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाएगी आप तो लोगों की तरफ से। तो ये रिक्वेस्ट है, या एक तरीके से गुरु दक्षिणा मान लो, कि इस वीडियो को ना लाइक करो या मत करो, बट शेयर कर दो। शेयर करने से क्या होती है, और लोगों तक पहुंचती है चीज़ें। तो जो चीज़ आपको पसंद आ रही है तो वो और भी तो लोग देखेंगे, सबका भला होना चाहिए ना। जिस सर्वनाम में किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु आदि का बोध होता है, आदि का बोध नहीं होता, इस चीज़ को पढ़ना सीख लो। नहीं, देख रहे हो, मैंने अभी पढ़ा नहीं था और मैं निश्चयवाचक लगाया था। और सबसे एक चीज़ बताऊँ, ये नहीं दे रखा होगा और पहले नंबर पर ही पहला ऑप्शन ही क्या होगा, निश्चयवाचक। तुरंत आप निश्चित व्यक्ति देख के निश्चयवाचक लगा दो, मगर नहीं है तो अनिश्चयवाचक, ठीक है। क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक। अब सर्वनाम, सर्वनाम देखो होते हैं आपके 6 प्रकार के। एक लाइन है पूरी, जो न्यू स्टूडेंट है वो याद रखना। पुरुषों का निश्चय अनिश्चय संबंध होता है, प्रश्न करते हैं निज से। तो पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चय, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। टोटल सर्वनामों की संख्या है 11। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, या जो सो, जो करेगा सो बनेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस तरीके से आते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। निजवाचक होता है स्वयं, जैसे मैं अपने आप काम कर लूँगा, वो निजवाचक सर्वनाम। संबंध बोधक अव्यय का उदाहरण है संबंध। देखो, मैं घर से दूर पहुंच गया था, संबंध बता रहा है ना, कहाँ से दूर पहुंच गया था, घर से, ठीक है। अब देखो, घर से दूर पहुंचे, अगर इसमें पूछ ले कि कौन सा समास है, तो इसमें अपादान तत्पुरुष हो जाएगा, अपादान, क्योंकि अलगाव हो रहा है ना। तो एक चीज़ में ना बहुत सारी चीज़ें निकालने की कोशिश किया करो। मैं क्या हो गया, सर्वनाम हो गया, और सर्वनाम कितने बताएं, 11, तो दिमाग में आना चाहिए। घर क्या है आपका, बताओ, घर बताओगे आप लोग कमेंट में लिख सके कि घर कौन सी संज्ञा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, मैं घर से दूर पहुंच गया था, आंसर हो जाएगा 34 का बी। नेक्स्ट, अपादान कारक के उदाहरण। पेड़ से सेब गिरा, अलगाव हो रहा है, जहाँ अलगाव होता है वहाँ अपादान होता है। राम मथुरा से आज ही आया, तो जहाँ, यहाँ पे भी अलगाव हो रहा है, यहाँ पे भी अपादान है। जहाँ कोई चीज़ शुरू हो, क्या हो, मेरे एग्जाम कल से शुरू है, ये अगर सेंटेंस हुआ तो वहाँ पे भी अपादान होगा। मीरा सीता से सुंदर है, तो वहाँ पे क्या होगा, अपादान होगा। जहाँ पे हम कंपेयर करते हैं वहाँ पे अपादान होता है। तो इन दोनों में क्या हो जाए, अपादान कारक। कारक टोटल कितने हैं आपके, 8। हिंदी में कारक चिन्हों की संख्या है 8। तत्पुरुष और संस्कृत, इनमें हम 6 कारक चिन्हों का यूज करते हैं। अब 2 कौन से नहीं करते, किस में बता रहा हूँ, संस्कृत में। संस्कृत में संबंध और संबोधन, ये 2 नहीं करे जाते, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, जीवित का विलोम क्या होगा, जीवित का विलोम होगा मृत। अब एक चीज़ और बताओ, मृत, मृत क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। संस्कृत के वे शब्द जिन्हें हम ज्यों की त्यों हिंदी में यूज करते हैं तत्सम कहलाते हैं। विलोम मतलब होता है उल्टा, और ये जो होता है ना शब्द, उत्पत्ति के आधार पर होता है 4 प्रकार का, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो एक्स्ट्रा फैक्ट जितने बताओ ना, इनसे क्वेश्चन जरूर बनेगा। सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं बनता, थोड़ा घुमा के बनता। सुबोध, सुगम, सुपत्र, सुपुत्र, इनमें उपसर्ग बताना, तो इनमें उपसर्ग है सु, क्या है, सु, ठीक है। उपसर्ग कहाँ लगता है, आगे, शब्द के आगे आदि में। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या है 22। उपसर्ग क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं। मुहावरे क्या होते हैं, वाक्यांश होते हैं। मुहावरे, क्या बोल रहा हूँ, मुहावरे होते हैं वाक्यांश। और मुहावरा शब्द किस भाषा का है, अरबी भाषा का, ठीक है। नेक्स्ट, सागर का पर्यायवाची बता, नहीं है, सागर का पर्यायवाची नहीं है। तो देखो इसमें कौन सा नहीं होगा, पयोदी होगा, मैंने बताया आपको। देखो एक चीज याद रखो, तोय, बारे, अम्ब, नीर, जल, ये तो हो गए पानी के। किसके पर्यायवाची हो गए, पानी। अब देखो 50 पर्यायवाची याद करा दूंगा आपको ट्रिक से। कितने, 50। पहला लिखो धी, इन शब्दों के पीछे धी लगा दो तो ये किसके पर्यायवाची बन जाएंगे, सागर के, ठीक है। दूसरा, इनके पीछे लिखो आप ज, तो ये किसके बन जाएंगे, कमल के। 1 2 3 4 5 और 10 याद हो गए अभी तक आपको।
तीसरा, इनके पीछे लिखो दा, तो किसके बन जाएंगे? बादल के। 15 याद हो गए। इनके पीछे लिखो जीवन, मछली के बन जाएंगे। इनके पीछे लिखो वाहन, नौका के बन जाएंगे। किसके? नौका। अगर इस तरीके से ट्रिक से याद करने, वैसे रटते रहना जिंदगी में, और याद भी कर लोगे, फिर 2-4 दिन बाद भूल जाओगे। तो ऐसे याद करो जैसे मैं करा रहा हूँ। तो देखो, पहले एक चीज़ तो कंफर्म हो गई, धी जिसके पीछे आता है सागर है, सही है। रत्न किस में से निकलते हैं? ये भी सागर से निकलते हैं, सही है। सिंधु किसका है? सागर का है। शिवधार, शिवधार नहीं होगा, आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, एक चीज़ करना आप लोगों के लिए ना, ये होमवर्क है। होमवर्क क्या है? आप लोग ये बताओ, शिवाधर, शिवाधर किसका पर्यायवाची है? अगर ट्रिक अच्छी लगी हो ना तो प्लीज़ शेयर कर देना वीडियो को, इतना ही मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। परतंत्र का विलोम क्या होता है? परतंत्र मतलब होता है दूसरे के अधीन, स्वतंत्र मतलब होता है खुद के अधीन। नेक्स्ट, उपसर्ग अनु के उदाहरण से है अनु प्लस चर अनुचर, अनु प्लस करण अनुकरण, अनु प्लस बाद अनुवाद, तो ये सभी उपसर्ग अनु के। मान न मान, मैं तेरा मेहमान, इसका मतलब क्या होता है? जबरदस्ती गले पड़ रहा है कोई तुम्हारे। लोकोक्ति क्या होती है? पूर्ण वाक्य होती है, ये याद रखना। मुहावरा वाक्य क्या होता है? वाक्यांश होता है। 50 बार बता चुका हूँ और मैं पूछ लूंगा इसे अगले पेपर में। तनकर भाला हूँ, तनकर भाला यूं बोल उठा, राणा मुझको विश्राम न दे, मुझको बैरी से हृदय छोप, तू तनिक मुझे आराम न दे। तो इसमें कौन सा रस दिख रहा है आपको? तनकर भाला बोल उठा, राणा मुझे विश्राम न दे। राणा की जब बात आई ना, महाराणा की, तो वहाँ पे वीर रस होता है 99%। ठीक है, और शिव जी की बात आ जाएगी, क्या? शिव जी की बात आती है ना, तो वहाँ रौद्र रस होता है। जब शिव जी की तीसरी आँख खुलती है तो रौद्र रूप होता है ना उनका। और एक चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ से, रस का ना कितने रस हैं आपके? 9। भरत मुनि ने कितने माने? भरत मुनि, इन्होंने 8 रस माने। और रसराज किसे कहते हैं? श्रृंगार रस को कहते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को याद रख लेंगे। शुद्ध वाक्य बताना है। शुद्ध वाक्य कौन सा? असल गाय, असल गाय कुछ नहीं होती, तो ये उपरोक्त में से कोई नहीं। यह असली गाय का दूध है, असली गाय नहीं होती, गाय का असली दूध हो सकता है। एक होता है असली दूध, एक होता है नकली दूध। नकली होता है डिब्बे वाला, ठीक है, मिलावट वाला, ऐसे कह सकते हो। डिब्बे वाला भी नकली नहीं होता, मिलावट वाला होता है। तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट, बहुब्री समास के उदाहरण। बहुब्री समास, बहुब्री समास में क्या होता है? अन्य पद प्रदान, अन्य पद प्रदान, सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है। अन्य पद प्रदान किस में होता है? लगाया ना बहुब्री समास। तो दशानन, दशे आनंद जिसके, कौन हो गया? रावण। नीलकंठ शिव जी के लिए। गिरिधर, आप बताओ गिरिधर किसको कहते हैं? तो ये सभी हो जाएगा। समास आपकी पदों की प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार के, वैसे समास होते हैं 6 प्रकार के। पहला होता है अव्ययीभाव समास, दूसरा होता है तत्पुरुष, तीसरा होता है द्विग, चौथा होता है कर्मधारय, और 5वां होता है द्वंद्व। तो कितने हो गए? अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्विग, कर्मधारय, द्वंद्व। ठीक है, तो अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्विग, द्वंद्व, कर्मधारय। और एक जो मैंने नहीं बताया वो तो ये ऊपर लिख ही रहा है, बहुब्री। तो टोटल हो गए आपके 6। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहाँ से भैया पेडागोजी के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। जिसको देखना चाहो, जो टीचिंग से रिलेटेड जितने स्टूडेंट हों वो देखना, चाहे वो DSSB दे रहे हों, चाहे वो KBS दे रहे हों, सीटेट दे रहे हों, रीट दे रहे हों, कुछ भी दे रहे हों, हर पेपर में पेडागोजी आनी है अब। बाकी जितने लोग केवल कोर हिंदी ग्रामर वाले हैं, वो आप लोगों की वीडियो ख़त्म हो गई अब। और प्लीज़ शेयर करके जाना ना वीडियो को। व्याकरण शिक्षा की आगमन विधि, देखो ये याद रखो, आ से आगमन, आ से उदाहरण, ऊ से उदाहरण, ऐसे याद रखो। आ से आगमन, ऊ से उदाहरण। तो जहाँ पहले उदाहरण बताए जाए वो होता है आगमन। ना से जैसे एक और होती है निगमन। ना से निगमन और ना से नियम, जहाँ पहले नियम बताए जाए और बाद में उदाहरण बताए जाए, तो वो हो जाती है निगमन विधि। क्लियर हो गई? कोई डाउट? नहीं है कोई डाउट? अगर हो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए पूछो। नेक्स्ट, भाषा के व्याकरण की समझ को देखो संदर्भ परक प्रश्नों से आंकना चाहिए। अब मैं समझाना चाहूँ कैसे। मैंने कहा दशानन, मैं ये नहीं पूछना चाह रहा बहुब्री समास, मैं पूछना चाहता हूँ, डायरेक्ट पूछ सकता है बहुब्री समास। मैं पूछना चाहूँगा दशानन में कौन सा ये क्या है, इसमें समास है या नहीं है? वो कहेगा है बच्चा, फिर कहेगा कौन सा समास है, कि बहुब्री समास है।
कौन सा पद प्रधान है, अन्य पद प्रधान है। तो ये संदर्भ पर प्रश्न हो गए। इससे हिसाब से व्याकरण को आंका जा सकता है, बच्चे की समझ पता पड़ जाएगी, इससे 1000 क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो ये याद रखना। और एक चीज़ हमेशा ट्रिक बता दो, अगर 3 ऑप्शनों में केवल लिख रहा है और चौथे में ये सभी लिख रहा है तो सही होगा। अगर 2 में केवल लिख रहा है और बाकी 2 में नहीं लिख रहा है, या तीसरे में नहीं लिख रहा है और चौथा उपयुक्त सभी नहीं है, तो ये तो 2 काट देना, सीधे काट देना, सही नहीं होगा। और केवल वाला तो 99% गलत होता है। व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य होता है परिभाषाओं को याद कराना, गलत। अति शुद्धतावादी होना, गलत। तत्वों की सूची में, गलत। भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान देना, जब हम भाषा प्रयोग करते हैं ना उसमें व्याकरण का ध्यान देना ही मुख्य उद्देश्य हो सकता है। आंसर क्या दे रखा है? सही है। कुछ आंसर गलत भी दे रखे होते हैं किताब में, तो ऐसा मत सोचना कि किताब 100% सही होती है। इसीलिए तो यूट्यूब से पढ़ने का फायदा है। अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग, देखो अनुस्वार होता है ये, अनुनासिक होता है ये चंद्रबिंदु। ठीक है, याद रखना। तो ये कैसे आप त्रुटियों को दूर कर सकते हो, मतलब जितनी भी गलतियाँ होती हैं ना उन्हें कैसे दूर कर सकते हो, सही स्वयं सही उच्चारण का आदर्श प्रस्तुत कर। और देखो एक ये हो जाएगा, जैसे मतलब टीचर अगर अच्छा बोलेगा ना, साफ शुद्ध उच्चारित करेगा, तो बच्चा अपने आप ही शुद्ध उच्चारण करने लग जाएगा। एक चीज़ और सिखाना चाहूँगा, नैतिकता बच्चों में कैसे डेवलप की जा सकती है, ये क्वेश्चन आता है। तो आंसर होता है इसका भी, स्वयं टीचर नैतिकता को प्रस्तुत करेगा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। नेक्स्ट, कक्षा 8 में पढ़ने वाली नंदिनी लिखते समय वर्तनी की अशुद्धियाँ करती है, भाषा शिक्षक के रूप में आपकी जिम्मेदारी क्या होगी? तो देखो, नंदिनी की अशुद्धियों को काट कर सही करना और उन्हें 20-20 बार लिखना। देखो बार बार रट्टा मत मरवाओ किसी से, वो काट कर सही करना। कभी भी एक चीज़ बता दूँ, काटते नहीं हैं। कभी भी बच्चे ने गलती कर दी तो काटेंगे नहीं, उसी के साइड में आप पेन से लिख देंगे, पेन से शुद्ध लिख देंगे उसे। ठीक है, काटना कहीं लिखा आ जाए तुरंत क्रॉस कर देना। 20-20 बार, 100-100 बार, 50-50 बार लिखवाना हमेशा गलत होता है। नंदिनी को समझाना कि वर्तनी की अशुद्धियों पर उसके अंक काटे जाएंगे, गलत। ऐसे अब देखो, नंदिनी को समझाना कि वर्तनी की शुद्धता ही लेखन का सशक्त पहलू। केवल ये जो आ जाता है ना, ही होता है निपात, और जहाँ निपात आ जाते हैं ना वो गलत होता है आंसर। एक ही चीज़ पे जहाँ जोर दे दो। नंदिनी को ऐसे अवसर प्रदान करना जहाँ वह स्वयं सुधार। और एक चीज़ हमेशा याद रखें, जहाँ स्वयं वाली बात आ जाएगी ना, स्वयं वाला आंसर हमेशा सही होता है। स्वयं क्या होता है? करके सीखने पर जोर। आपका जो NCF 2005 है ना, ये भी किस चीज़ पे जोर देता है? करके सीखने, कि बच्चे को करने दो। और करके सीखने पे कौन जोर देता है? पियाजे। ठीक है, पियाजे, जॉन डीवी। कि बच्चा नन्ना वैज्ञानिक किसने बोला है बच्चे को? पियाजे ने बोला है। बहुत क्वेश्चन आता है कि बच्चे को नन्ना वैज्ञानिक किसने बोला है? पियाजे ने। नेक्स्ट, व्याकरण के लिए उपयुक्त विधि नहीं है। तो देखो, कक्षा अभिनय व्याकरण के लिए नहीं है। आगमन बताया था, उदाहरण पहले देते हैं, नियम बाद में बताते हैं। निगमन में पहले नियम बताते हैं, बाद में उदाहरण बताते हैं। अव्याकृति विधि ये भी होती है। कक्षा अभिनय प्रणाली पता है किस में यूज होती है? अगर आपसे कह देता भाषा सिखानी, बोलना सिखाना है, तो कक्षा अभिनय सिखा सकते हो आप। ठीक है, या ये कह देता कि मैथ सिखाना है बच्चे को, तो एक को बना दो दुकानदार, एक को बना दो ग्राहक, सिखा दोगे कक्षा अभिनय से। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। अब देखना आंसर कैसे कैसे बदलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये देखना ऑप्शंस के हिसाब से आंसर कैसे बदलते हैं। पहले बच्चे को लिपिबद्ध और उनसे जुड़ी ध्वनियाँ क्या होती हैं? निरर्थक होती हैं। शुरुआत में बच्चा सार्थक ध्वनियाँ थोड़ी ना बोल सकता, बापा कुछ भी बोल देता है वो, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, बच्चे की भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही है, नियमबद्ध व्यवस्था होती है बच्चे की, गलत। तार शैली होती है, गलत। बच्चे की भाषा को दंड और पुरस्कार तो बताया ना, 1 सेकंड में गलत करेगा ना, कहीं दिख जाए तो। ज़्यादा अपने आप को मास्टर मत बनाना। आपको ना एक देखो, NCF क्या कहता है, आपको सुविधा प्रदाता बनना है। ऐसा नहीं कि जो जिस तरीके से आपकी टीचरों ने मार लगाई है या मेरी लगाई है उस तरीके से हम बच्चों की लगाना स्टार्ट कर दें, वो सब गलत है। ठीक है, तो सन 2000 से ही ना, एक चीज़ और बताऊँ, सन 2000 से ही कॉर्पोरल पनिशमेंट पर रोक लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने। अब सोचो कॉर्पोरल पनिशमेंट क्या होता है? ये जो डंडी मारते हैं, अपमानित करते हैं, इन सब चीज़ों पे रोक है अब। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। और एक बार आप ये कंफर्म करेंगे कि 2000 है, सन 2000 से रोक लगाइए कॉर्पोरल पनिशमेंट पे, या 2002 से। अब कॉर्पोरल की स्पेलिंग लिख दूँ, कॉर्पोरल पनिशमेंट डालना, नेट पे क्या डालो? कॉर्पोरल पनिशमेंट कब से रोका गया है? पनिशमेंट। ठीक है, नेक्स्ट, बच्चे विद्यालय आने से पहले। अब देखो, इसने कहा है कि भाषा नहीं जानते, इसने ए दिया है।
मगर मेरा मानना पता है क्या है कि अपनी भाषा का व्याकरण जानते हैं। तो ये भाषा नहीं जानते ऐसा नहीं हो सकता। भाषा नहीं जानते ना तो अपनी बातों को कैसे बताते, अपनी बातों को कैसे एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो भाषा तो जानते हैं थोड़ी बहुत, वो अपनी भाषा का व्याकरण जानते हैं, कैसे उन्हें अपनी बातों को सामने वाले को समझाना है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर क्या है, बी। ठीक है, बाकी इसको ना मैं ये नहीं कहूँगा बिल्कुल हार्ड कोर है, ये क्वेश्चन के जो ऑप्शंस है ना उसके अकॉर्डिंग बदलता है आंसर। अब एक चीज़ और बताना चाहूँ, ये पेपर है 2011 का, तो 2011 के बाद से ना क्वेश्चन बहुत बदल चुके हैं। अब इस तरीके के ऑप्शन नहीं देगा आपको, क्योंकि ये सारे ऑप्शन एक तरीके से गड़बड़ हैं थोड़े थोड़े। ठीक है, मगर आप लोगों के लिए आ जाए ना पेपर में, तो अपनी भाषा का व्याकरण जानते हैं ये लगा के आना, 99% चांस है सही कर देगा आपके इसको। भाषा नहीं जानता ऐसा नहीं हो सकता कि भाषा थोड़ी बहुत जानता है बच्चा। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की उपयुक्त विषय है। देखो अब इसमें क्या होगी, आगमन निगमन। अगर देखो ऑप्शन हो सब, अगर दोनों दे रखा है तो ये सबसे ज़्यादा अच्छी है। अगर आगमन और निगमन दे रखा है तो आप आगमन लगा जाना, आगमन। ठीक है, इस तरीके से देखना। आगमन निगमन और आगमन निगमन कोई नहीं है, ये कह दे कि सूत्र से याद कराना है या किताब से याद कराने को कह दो तो फिर निगमन भी चल जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ऑप्शन क्या है आपका। अगर समझने में दिक्कत हो रही है ना, कमेंट बॉक्स आपके लिए पूछना। इतने ही थे आज के क्वेश्चन। जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं प्लीज़ दो स्टूडेंट्स को तो, या आपके जितने भी स्टडी ग्रुप्स हैं उनमें शेयर करके मेरा सपोर्ट करोगे ना, तहे दिल से शुक्रिया है। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, फिर इंटरेक्टिव और ज़्यादा बनेगा, और ज़्यादा मेहनत करूँगा। जैसे आज ट्रिक्स बताई ना वैसे और नई नई ट्रिक्स बनाऊँगा आपके लिए। ठीक है, इसी के साथ अपना और अपनों का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।